नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेंस सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अगर मेरा वीडियो पहले से फॉलो करते होंगे मेंस सीरीज़ का, तो मैं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीपीएससी सीडीपीओ का मेंस हो या ऑडिटर का एग्ज़ाम हो या 67th बीपीएससी हो या 68 जो बीपीएससी जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम मेंस का जो सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें कि जो जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का हम सेक्शन शुरू किए थे, और हिस्ट्री के सेक्शन में अभी तक हम लोग जो है ना 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिसमें कि सबसे पहले हमने 1857 का विद्रोह देखा था, फिर हमने इसी में किसान आंदोलन और इसमें खास करके चंपारण सत्याग्रह का क्या क्या था ये सब देख लिया था। फिर इसमें संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा, मतलब खासकर जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट थे एक ही साथ हमने सारा क्या कर लिया था, देख लिया था। ये 4 टॉपिक कवर होने के बाद अब हम फिर से एक नया शुरू करेंगे, इसी में शुरू करेंगे, चूँकि जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल होगा। तो इसको देखिए, इसको हम एक अलग टॉपिक ही बना दिए हैं, तो वो टॉपिक आपको देख लीजिए यहाँ पे। और हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी पूछ चुका है। तो यहाँ देखिए, मैं इसका एक अलग से ही टॉपिक ही बना दिया हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड जो है ना स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे थे कि इस जो पूरे जो टॉपिक से जो लगभग जो भी घटनाक्रम है, इसमें क्या क्या बीपीएससी तो क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, मेरा सिंपल सा पहले भी जब हम पढ़ते थे, अभी भी अगर पढ़ाई करते हैं, आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें मेरा सिंपल सा लॉजिक यही रहता है कि भाई सबसे पहले आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इसमें ये देखिए कि अभी तक बीपीएससी इस टॉपिक से किस किस तरह का प्रश्न पूछ चुका है। अगर आप एक प्रश्न का एक अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हमको टॉपिक पढ़ने में काफ़ी इजी होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक से तो बीपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा था 64th बीपीएससी में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। मैं ये प्रश्न भी दिखा दूंगा, ठीक ना। फिर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, ये 40वीं बीपीएससी में पूछा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और बिहार से क्वेश्चन एक 45th बीपीएससी में पूछ चुका है। फिर एक इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी क्वेश्चन एक पूछ चुका है 53 से लेकर 55वीं बीपीएससी में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या बिहार का योगदान था, क्या बिहार का रोल था, और इसमें खास आज़ाद दस्ता क्या भूमिका था, ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। 41वीं में, 44th में, 48 से लेकर 52वीं में और 60 से लेकर 62 में क्वेश्चन क्या कर चुका है, पूछ चुका है। फिर इसी में एक है बंगाल से कैसे बिहार अलग हुआ, सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल, ये भी एक क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, एक ही बार पूछा है इसे, ठीक ना। फिर अदर भी कुछ पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए 64वीं, 65वीं और 66वीं बीपीएससी से जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किसी टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखने पूछ रहा है। 64 में देखिए दिया 2 टॉपिक लिखने के लिए, मजदूर वर्ग एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और एक में पूछा था क्या 1881 की जनगणना का क्या प्रभाव पड़ा था हमारे कास्ट और धर्म पर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखिए 66 बीपीएससी में पूछा जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लिया। फिर इसी में पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पूछ लिया। फिर 65 ने पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछ लिया। और इसी में पूछा बिहार में दलित आंदोलन। मतलब ये जो लगातार पिछले हम देख रहे हैं 3 साल से 64, 65, 66 से जो है ना ये शॉर्ट नोट लिखने पूछ रहा है। मैं इसको आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ पेपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसा कैसा देखिए पूछ रहा है। देखिए, ये 66 का ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। देखिए, ये देखिए पेपर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 6 क्वेश्चन। ये जो देखिए 1, 2, 3 देखिए ये सब क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही आपको लिखना है। लेकिन यहाँ देखिए ये 6ठा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 फॉलोइंग, मतलब कि किसी 2 पर जो है ना 3 टॉपिक दिया था, किसी 2 पर आपको क्या करना, शॉर्ट नोट लिखना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखा है। ये क्वेश्चन 6ठा में ही 2 टॉपिक आपको लिखना रहता है। हालांकि इसमें 50-50 है, मतलब कि देखिए लिखा जैसे कि सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। तो आपको ये भी कदम तो ये है कि बीपीएससी का पैटर्न अगर देखा जाए पिछले 3 बार का बीपीएससी मेंस का, तो ये जो है ना ये 6 नंबर का प्रश्न आपको शॉर्ट नोट लिखने दे ही रहा है। बाकी इधर 5 क्वेश्चन तो आपको दे ही रहा है। तो आप देखिए इसमें यही है कि जब तक हम लोग अच्छे से पेपर का जब एनालिसिस करते हैं तब हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि मेरा कोई क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। तो हम इसी
जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है इस टॉपिक से, राष्ट्रवाद से या जितने भी मूवमेंट से, खासकर गांधीयन एरा से, हम सारे चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय या इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कैसे कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये देखेंगे। फिर हम इसमें फिर बंगाल कैसे विभाजन हुआ, कैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर हम इसमें असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, फिर सविनय कैसे हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन कैसे हुआ, जो आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका, ये सारा एक एक देखिए। अगर मेंस में अगर पढ़ाने का सिंपल सा मतलब ये कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर 6 क्वेश्चन अगर बीपीएससी हिस्ट्री में पूछता है, आपको उसमें 3 ही लिखना होता है। तो मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 6 में से कम 5 क्वेश्चन आपके हाथ में रहे, ताकि उसमें आप 3 सबसे बेस्ट लिख सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना। तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि जो 64th में जो क्वेश्चन इससे पूछा था, क्या पूछा था। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या था, क्रिटिकली एग्जामाइन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। देखिए, अब ये क्वेश्चन तक पहली बार अगर कोई पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात इस क्वेश्चन को छोड़ देगा लिखने के, लेकिन जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी हम जो है ना आपको हम फॉर्मेट करके क्या करेंगे, बताएंगे। अभी बता, इस क्वेश्चन का सिंपल सा डिमांड यही है कि 19वीं सदी के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। मतलब इसमें आपको दिखाना है कि कैसे कांग्रेस पार्टी बनी, फिर कैसे मॉडरेट फेज था, कैसे एक्सट्रीम नरमपंथी, गर्मपंथी, कैसे गांधीयन एरा आया, फिर कैसे क्रांतिकारी लोग, सारा आपको राष्ट्रवाद का विकास की प्रक्रिया जो है ना 1947 तक आपको, मतलब इंडिया आज़ाद जब तक होता है तब तक आपको क्या करना है, इसमें दिखाना है। तो पहले हम इस टॉपिक को ही पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से कारक जिम्मेदार थे, वो पढ़ेंगे। और तब हम कैसे कैसे इसका विकास हुआ वो हम देख लेंगे। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन देंगे आपको, उस दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख के जो है ना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर क्या करना है, सेंड करना, मैं वहाँ चेक कर दूंगा। जो नए इस ग्रुप में जुड़े उनके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं जो लेक्चर लेता हूँ जिस दिन, जैसे मैंने आज ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो कल मैं इसी का आंसर राइटिंग करवाता हूँ, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेनली बॉयज़ के लिए है और टेलीग्राम जो है ना गर्ल्स के लिए। तो जो भी नए स्टूडेंट इसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेंस का आंसर राइटिंग करना है अभी से 67 के लिए या ऑडिटर के लिए या फिर ईपीओ के लिए, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना एक बार हमको हाई लिख कर भेजेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को पता है, लिंक नीचे उसमें लिखा हुआ नंबर, आप वहाँ से उस व्हाट्सअप पर करेंगे, वहाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तब आप हमको आंसर लिख कर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मतलब मैं डेली जो है ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम करा रहा हूँ और मैं फिर कॉपी चेक करके सबको फीडबैक भी क्या करता हूँ, देता हूँ। जिनको लिखने इंटरेस्ट है तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले इस टॉपिक में देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के क्या क्या कारक थे, मतलब कि फैक्टर्स फेवरिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए मैं एक अलग से मतलब सूचना दे दूं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग से नोट्स बना हुआ है, अलग से नोट्स मैं शेयर भी कर रहा हूं। अभी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ना इंग्लिश वाले के लिए अलग से नोट्स शेयर कर दिया हूँ। इस टॉपिक का भी अलग से मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। हाँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट बस यही कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको मैं वीडियो देख लीजिए। मैं इसमें चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करके बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लेक्चर्स सुन लीजिए। बाकी जो मैं PDF डालूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, उसके आप देख के उसका नोट्स बना लीजिएगा, खाली लेक्चर में सुन लीजिए ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद के विकास के क्या क्या कारण। देखिए क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन ये पूछा कि राष्ट्रवाद के विकास के का जो है ना कैसे हुआ वो बताए, तो अगर क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि आखिर इंडिया में ऐसी क्या वजह रही कि इंडिया में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर था जिस वजह से यहाँ देश में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जैसे आपको पहले बताते रहते हैं, इंट्रोडक्शन या भूमिका हम देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंपल, सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय व विकास ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए भले ही मेरा चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और जो बात आपको मेरा इम्पोर्टेंट लगे उसको कॉपी में लिखते भी चलिएगा। इसमें जो लिखा हुआ इस पेज में वो तो खैर इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो मैं लेक्चर के साथ जो जब बोलते चलूँगा उसको भी आपको ध्यान से क्या करना है, सुनना है, तभी आपका एक टॉपिक क्या होगा, पूरी तरह कंप्लीट होगा। आइए आप फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ये देखिए भूमिका में सिंपल हम क्या लिखे हैं, सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। मतलब
मतलब जिस तरह से ब्रिटिश ने भू राजस्व नीति लाया और भी कई प्रशासनिक नीतियाँ लाया, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हमारे देश में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हमने क्या किया है, राष्ट्रवाद क्या है उसको बता दिया है। राष्ट्रवाद वह भावना है, वह फीलिंग्स है जो लोगों को एकता के सूत्र में क्या करती है, बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण से भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारक क्या थे, जिम्मेदार थे। अगर आप इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो बेहतर होगा, हालांकि इससे भी बेहतर इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप लिखने का क्या करेंगे, ट्राई करें। अब यहाँ देखिए सिंपल मैं क्या कहा हूँ कि आखिर क्या वो फैक्टर था, कौन कौन से कारक था जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। देखिए इसमें इसको हम 2-3 पार्ट में बांट के कर सकते हैं। देखिए एक तो कारक में आप दीर्घकालिक कारक लिख सकते हैं और एक तत्कालिक कारक भी लिख सकते हैं। उसके बाद या तो आंतरिक कारक भी डाल सकते हैं या इसको बाह्य कारक में भी बांट के लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से दीर्घकालिक और तत्कालिक कारक ज़्यादा बेहतर है। आइए देखिए इसी में फिर वही दीर्घकालिक वही अंग्रेजों की आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सांस्कृतिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति, यही कारक जिम्मेदार था। और तत्कालिक में यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड लिटन, रिपन नहीं लिटन की जो शोषणात्मक नीति रही थी उसके वजह से, और इलवर्ट बिल विवाद जो हुआ था। अब फिर देखिए दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, उस सब ये सब ना तत्कालिक काल इसका था। मैं चूंकि इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आगे हम इसका क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये फ्लो चार्ट हो गया। अब यहाँ आइए पहला वही कैसे शोषणात्मक आर्थिक नीति, मतलब वही आर्थिक नीति, शोषणात्मक आर्थिक नीति की वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हुआ। उसमें देखिए क्या क्या पॉइंट हम मेनली इसमें लिखेंगे। देखिए सिंपल क्या लिखेंगे, ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग व हस्तशिल्प क्या हो गए, नष्ट होने लगे। सर्वप्रथम भू राजस्व व्यवस्था, आपको याद कीजिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट या अस्थायी बंदोबस्ती था, महलवारी था और रैयतवारी सिस्टम में कहीं ना कहीं लगान की राशि काफ़ी क्या थी, अधिक थी। और ये अधिक लगान की दर किसान जमा नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ कृषि का क्या किया गया, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियलाइजेशन किया गया, जिसमें कि हमारे देश के किसानों को ज़बरदस्ती ये कहा गया तुम वही फसल उगाओ जो कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए पूरा हो सके, वहाँ के मशीन के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग हो सके, ये कारण हो गया। और जंगल कानून पारित करके चारागाहों और जंगलों पर ब्रिटिश ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इससे भी लोग गुस्सा हो गए और भारतीय बाजार को कहीं ना कहीं ब्रिटिश औद्योगिक नीति हेतु इस्तेमाल किया गया, मतलब हमारे मार्केट को ऐसा बना दिया गया ताकि ब्रिटिश में जो वहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था 18वीं सेंचुरी के बाद, तो वहाँ का जो बना बनाया माल था वो हमारे यहाँ बिक सके और उस फैक्ट्री के लिए यहाँ से कच्चा माल जा सके। कुछ ऐसा इस्तेमाल मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे देश के किया। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक जो नीति था अंग्रेज़ों का वो काफ़ी खतरनाक था, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को लगा नहीं ये तो इंडिया को क्या कर रहा है, लूट रहा है। इसी में क्या हुआ, इसी लूट के कारण इसके फलस्वरूप सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत अकाल और दरिद्रता का क्या हो गया, शिकार हो गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने दरिद्रता व अकाल को विदेशी शासन से जोड़ा तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। और इसी में दादा भाई नौरोजी एक शब्द बोलते हैं, एक लाइन कहते हैं, भारत की अवस्था बहुत बुरी है। यह एक ऐसे लूटे राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है। मतलब कि वो इंडिया को लूट भी रहा है ब्रिटिश और बहुत साफ गोई से क्या करता है, अपने आप को बचा कर निकाल भी लेता है। और इसी में जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो मतलब ये जो जिस तरह से आर्थिक शोषण नीति था उससे कहीं ना कहीं हमारे देश दादा भाई नौरोजी, दिन साहब आचा, ऐसे कई सारे लोगों ने इस जो लूट के लिए आवाज़ उठाया और हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या किया, जगाया। अगला प्रशासनिक एकीकरण, देखिए अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए है सही लेकिन एक समान कानून पारित किया, एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित किया। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। हालांकि प्रशासनिक एकता अंग्रेजों ने अपने लिए ही लागू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों पर भी पड़ा और कॉन्टैक्ट बढ़ा, जिससे राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। ये भी लिख सकते हैं। अगला देखिए राजनीतिक एकीकरण, इसमें देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि ब्रिटिश ने क्या किया, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। मतलब पूरे देश का एक राजनीतिक एकीकरण कर एक में मिला दिया। कुछ भारतीय राज सीधे ब्रिटिश के कब्जे में आ गया और कुछ देशी रियासत जो है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जो है ना
अंग्रेज शासन के अधीन था। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे की तरह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इससे लोगों में भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिला, बढ़ावा मिला। फिर देखिए तीव्र परिवहन और संचार साधनों का विकास। आपको पता है कि रेल के विकास ने हमारे देश के गांव-गांव तक रेल पहुंचा दिया। अब नॉर्थ का लोग साउथ से मिल सकता था, ईस्ट का लोग वेस्ट के लोगों से मिल सकता था। इसलिए संपर्क बढ़ा और कहीं ना कहीं देश की क्या समस्या था, चर्चा हुआ और देश में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास। वही लिखा हुआ है 50 के बाद रेल लाइन बिछने के से देश एक सूत्र में बंध गया। डाक व्यवस्था आ गया, बिजली आ गया, दूरसंचार ने भी जो है ना यही काम किया कि देश को एकता के सूत्र में क्या कर दिया, बांध दिया। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ था, आप याद कीजिए, इसमें राजा मोहन रॉय, विद्यानंद, कई सारे लोगों ने जो है ना हमारे देश में जो बाल विवाह था, जो बहुदेववाद की पूजा था या और भी जो धार्मिक बुराइयां थी, उस सब पर क्या किया, प्रहार किया। और सामाजिक धार्मिक सुधार के जरिए एक भारत में एक नया जागरण हुआ, नव जागरण हुआ। लोग जाग गया कि नहीं, हमको बुरी बातों को छोड़ के अच्छी बात को अपनाना चाहिए। लोग नए विचार आया, नया आइडिया आया, जिससे हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, डेवलपमेंट हो। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें धार्मिक कर्मकांड, बहुस्वरवाद, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में पुनर्जागरण या नवजागरण आया। और इसी में राजा मोहन रॉय बोलते हैं कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन तथा क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में ही है। मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद की भावना वाली बात क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जब देश में इस तरह का सुधार हुआ तो लोगों को लगा नहीं, ये देश मेरा है और देश के लिए कुछ हमको करना चाहिए। अगला देखिए क्या कारण था, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और पाश्चात्य चिंतन, जो वेस्टर्न जो फिलोसफर्स के जो विचार जो जब हमारे देश के लोगों ने पढ़ा तो हमारे देश के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर से या वहाँ के चीज़ों से हमारे देश का तुलना किया तो लगा यार हम तो बहुत पीछे हैं, हमको भी उनकी तरह क्या करना है, बनना है। तो यह लिख दिया हूँ, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचार से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई क्या मिली, दिशा में। मतलब कि हमने वो उसके अंग्रेजी किताब को पढ़ा, कई सारे उनके फिलोसफर को पढ़ा, दार्शनिक को पढ़ा, जिससे हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना बताएं आगे बढ़ी। वही लिखा हूँ, बेंथम, सीले, मिल्टन, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। मतलब कि इन चीज़ों को हमने जब पढ़ा, रूसो समानता का समर्थक था, तो जब हम लोग उसको चीज़ों को पढ़े तो हमको भी लगा यार हम भी तो देश में समानता स्थापित कर सकते हैं, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ हो गया। अगला देखिए 7वां, प्रेस और साहित्य की भूमिका में देखिए क्या है। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे देश में जो बड़े जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया और महात्मा गांधी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब कहीं ना कहीं लेखन कला से जुड़े हुए थे और लेखन या पत्र पत्रिकाएं लिख के देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या करते थे, जगाते। वही लिखा हुआ है, भारतीय प्रेस जहाँ एक और उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। मतलब याद कीजिए, चाहे कोई भी पत्र पत्रिकाएं हो, उसमें अंग्रेजों ने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, सब बात का चर्चा होता था। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता था, लोग शिक्षित होते थे। विभिन्न कविताएं, निबंध, कथाओं, उपन्यासों और गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना क्या कर दिए, जागृत कर दी। याद कीजिए, जन गण मन, वंदे मातरम, ये सब जो रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसे लेख, कविता लिखा, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई, जग गई। पेंटिंग बना, चित्रकार भारत माता की फोटो बना, इससे कहीं ना कहीं जो है ना हमारे देश में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना को क्या हुआ, बल मिला। आगे देखिए 8वां में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का उत्थान। देखिए इस समय वो समय था, 19वीं शताब्दी के आसपास का वो समय था जहां अंग्रेजी का भाषा का जब हमारे देश में आया तो हमारे देश में मिडिल क्लास एक पैदा लिया। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यम वर्गीय नागरिक की श्रेणी उत्पन्न हुई। तो इसी मध्यम वर्ग ने, मिडिल क्लास ने हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया, जगह। इसमें शिक्षक थे, डॉक्टर थे, वकील थे, ये लोग ने कहीं ना कहीं जो है ना राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। और यहीं पे देखिए एक पी स्पियर नाम का एक हिस्टोरियन कहता है कि यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी, परंतु उनकी ज्ञान, विचार तथा मूल्य
में वो लोग बहुत ही क्या थे, आगे थे। मध्यम वर्ग भले ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई डॉक्टर था, कोई शिक्षक, लेकिन उनमें विचार ज्ञान में वो काफ़ी क्या थे, आगे थे। और यही मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने में क्या किया, मदद किया। अब याद कीजिए फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग के लोगों ने ही भागीदारी किया था और इसलिए वो क्रांति सफल हो पाई। इंडिया में यहाँ भी वही हो रहा है। उसके बाद आइए समकालीन घटनाओं का प्रभाव। देखिए समकालीन घटनाओं का प्रभाव में क्या है, दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। मतलब जो आपको साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे न स्पेन और पुर्तगाल का कब्जा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इन लोग को भगा दिया। इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने सीखा, यार जब वो लोग वहाँ से स्पेन और पुर्तगाल को भगा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं भगा सकते। आगे वही, इसके अलावा यूनान और इटली के स्वतंत्रता आंदोलनों और आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत क्या किया, प्रभावित किया। ये सब कुछ विदेशी घटनाएं थे जिससे यहाँ के लोगों को लगा नहीं हमको भी आज़ाद होना चाहिए। और यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा एक है यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। आपको याद कीजिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना स्वाभिमान सभा, कांग्रेस आदि से संस्थाएं की स्थापना हुई जिसने राजनीतिक चेतना को जागृत करने में क्या हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप अंतिम में 12वां नंबर में 11वां में यहाँ तत्कालिक कारण लिख सकते हैं। याद कीजिए 1870 के आसपास का समय जब लॉर्ड लिटन नाम का आदमी यहाँ का क्या था, वायसराय था, उसने कई सारा प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। जैसे कि जिसमें क्या था, इसमें जो इंडियन जो सिविल सर्विसेज में जो है ना उम्र घटा के 21 से 19 साल कर दिया गया था, कितना खतरनाक था। दूसरा, दिल्ली दरबार 1877 में तब लगा था जब पूरे देश में अकाल पड़ा था। मतलब कि पूरे देश में अकाल पड़ा है फिर भी ये लॉर्ड लिटन जो देश में दिल्ली दरबार लगा रहा है, लोग गुस्सा हो गए। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, याद कीजिए, जिसमें हमारे देसी भाषाओं के छपने वाले पेपर पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया गया था। और एक आर्म्स एक्ट या शस्त्र एक्ट आया जिसमें हथियार रखने पर भी रोक लगा दिया गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण इल्बर्ट बिल विवाद, आपको याद होगा इसमें क्या था, इस विवाद में हमारे देश के जज या न्यायाधीश जो बनते वो ब्रिटिश की भी सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज को लगा कि यार एक भारतीय या काले लोग हमारा मुकदमा सुनेगा, इसी को कहा गया था इल्बर्ट बिल। मतलब कि इसमें ना ये जो 3-4-5 घटनाएं हैं जो तत्कालिक कारण घटनाएं हैं, इससे हमारे देश के लोगों को ये समझ में आया ये जो ब्रिटिश हुकूमत है, ये जो अंग्रेजी सरकार है, ये हमारे लिए कभी हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से इसको उखाड़ कर फेंकना हम सब की क्या है, जिम्मेदारी है। ये जो 7-8-11 पॉइंट लगभग है, ये हमारे देश में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, यही कारक था, यही जिम्मेदारी था, ठीक ना। तो अब यहाँ अंतिम आपको निष्कर्ष में यही लिखना है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियां तथा भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने परवर्ती मतलब बाद में राष्ट्र आंदोलन की आधारशिला क्या किया, रखी। मतलब यही वो कारण था जिसके वजह से आप देखिएगा अब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होगा। उसके बाद कांग्रेस एक ऐसा मंच तैयार करेगा, प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिसमें सारे देश के लोग एक मंच पे आके देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए, कैसे देश आज़ाद होगा, क्या करना चाहिए, उस पर बातचीत होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और यहीं से अब देश में राष्ट्रवाद का उदय या विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः आगे जाके 1947 में इंडिया क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब हम इसमें यही देखेंगे कैसे आखिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जो भी आपको मैंने क्वेश्चन शुरुआत में क्वेश्चन दिखाया था, उसी क्वेश्चन का आंसर हम लिखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जो 64th बीपीएससी मेंस में पूछा था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध का देखिए सिंपल सा मतलब ये हुआ, देखिए अगर कभी भी सेंचुरी पूछे, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी कभी भी पूछे एग्ज़ाम में, देखिए 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि 1800 से लेके 1900 तक का काल है, इसको हम लोग बोलते हैं 19th सेंचुरी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि लेट 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब कि इसका आधा कीजिए, मतलब कि 1850 के बाद से हमारे देश में किस तरह से राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हुआ, आपको मेनली वो बात बताना है। देखिए जब तक आप मेंस के क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए लिखा हुआ 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए जो डेवलपमेंट हुआ राष्ट्रवाद का, उसको भी लिखना और उसका आलोचना भी करना है, और तब जाके समीक्षा रिव्यू करके इसका आंसर क्या करना आपको
लिखना। आइए हम थोड़ा सा आपको इसका कैसे एक मॉडल आंसर लिखा जाए उस पर मैं चर्चा कर दूंगा। बाकी इस आंसर के साथ ही मैं और भी कई सारे एंगल्स पे डिस्कस करूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछ के कुछ और अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ वो सारी बातें और आपको बता दी जाए। अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से घुमा के भी पूछ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाए। तो आइए पहले हम देखते हैं इसका हम कैसे जो है ना आंसर लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या है, हम एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना देंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के चरण को दिखा देंगे, मतलब इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के हमको इसको फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे। इसमें हम पहला दिखा देंगे प्रारंभिक चरण या ईयरली फेज बता देंगे, ठीक ना। फिर मध्य चरण या इसको मिडिल फेज में बांट देंगे। फिर एक बता देंगे क्रांतिकारी चरण बता देंगे, और एक बाद के चरण या इसको लेट फेज बोल देंगे। फिर से देख लीजिएगा, इंडिया में जो राष्ट्रवाद का जो विकास होता है वो 3-4 चरणों उसको बांट कर हम देख सकते हैं। पहला ये प्रारंभिक चरण था, ये लगभग समझिए कि 1800 से लेके लगभग 1885 तक चलेगा, लगभग ये वाला एज, ठीक ना। ये मिडिल एज लगभग 1880 या 85 से लेके 1909 1919 बोल सकते हैं, या यूँ कहें तो 1907 या 8 तक चलेगा, ठीक ना। क्रांतिकारी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है क्रांतिकारी में आपको 1900 से लेकर लगभग 1930 तक में, ये भी देखिए 2 पार्ट में बताओ, इसको मैं आगे बताऊंगा। और बाद के चरण को हम बोलेंगे क्या, लेट फेज या 1919 से लेकर 1947 तक, इसमें मेनली आपका गांधीयन युग आ जाएगा। अगर आप अच्छे तरह इतिहास पढ़े होंगे तो आज आपको समझ में आया होगा इंडिया में जो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो क्रमिक रूप से हुआ। पहले ये आया, फिर ये आया, और इसमें भी देखिए मिडिल फेज में जब 1880 से मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेके 1919 या यूँ कहें 1915 कहें, जो भी कहें, इस फेज में देखिए 2 फेज आया। एक आया मॉडरेट फेज उदारवादी चरण, और एक आया एक्सट्रीमिस्ट का, इसको उग्रवाद कहा गया है। इसमें देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी रहेंगे, फिरोज शाह मेहता रहेंगे, और यहाँ आपको लाल बाल पाल दिखाई पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देख, और क्रांतिकारी में फिर देखिए आप आइएगा तो अभिनव भारत याद कीजिए, वीर सावरकर लोग यहाँ आएंगे, फिर गदर आंदोलन जो विदेश में चलता है वो आएगा, ठीक ना। ये सब फिर भगत सिंह भी इसी में आ जाएंगे क्रांतिकारी वाले में। और तब जाके बाद 1919 से 1947 तक जो क्या चलेगा, गांधीयन युग या गांधी युग, जहाँ असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा, चलेगा। तो ये क्रमिक विकास होता है हमारे देश में राष्ट्रवाद का। और इसी फ्लो चार्ट से आप कोई भी अगर क्वेश्चन बीपीएससी या पूछेगा किसी भी मेंस में, यूपीपीसीएस का हो या यूपीएससी का, कोई भी मेंस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर ये आप समझ जाइएगा तो आप किसी भी तरह के इस टॉपिक का क्वेश्चन क्या कर सकेंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये हमारे देश में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास का चरण है। आप देखिए अब आपको बहुत चीज़ आइडिया पता चल गया होगा आपको इसमें क्या क्या चीज़ लिखना है, क्योंकि आप पीटी में कहीं ना कहीं ये बात तो पढ़े होंगे। तो अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यही लिख देंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास को कई चरणों में बांटकर देखा जा सकता है, परंतु प्रत्येक अगला चरण पिछले चरण से जुड़ा हुआ है, अर्थात राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास हुआ तथा अंततः भारत को क्या मिली, आज़ादी। मतलब देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, और अंतिम में फिर गांधीयन युग में क्या है, ये सभी की विशेषता तो जुड़ा हुआ है। हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें हम ईयरली फेज में या प्रारंभिक चरण में क्या करेंगे, सिंपल अगर टाइमलाइन देना है तो टाइमलाइन दे दीजिए 1800 से लेकर 1885 तक, मोटा मोटी। देखिए ये एग्जैक्ट नहीं, हाँ एक मोटा मोटी आप ऐसा टाइमलाइन दे सकते हैं। देखिए अब इसमें देखिए क्या कर, याद कीजिए इसी समय जनजाति विद्रोह होता है, संथाल होता है, बिरसा होता है, हो कोल, जितना भी आपको जनजाति विद्रोह है सब कहीं ना कहीं प्रारंभिक राष्ट्रवाद का क्या था, स्टार्टिंग था। और ये कहीं ना कहीं ये जो भ्रूणावस्था था इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक, मतलब कि कहीं ना कहीं गर्भ में राष्ट्रवाद था, और जाके आगे देखिए ये भ्रूणावस्था था, और यहाँ आते आते ये क्या हो गया, वयस्क या जवान हो गया, और देश को क्या मिल गया, आज़ादी मिल गया। तो वही है क्रमिक विकास होता है देश में। तो वही यहाँ पे आप ईयरली फेज में थोड़ा सा जनजाति विद्रोह का जिक्र कर देंगे, संथाल हुआ, बिरसा हुआ, होल को हुआ, फिर किसान विद्रोह भी कई हमारे देश में होता है, वो भी चर्चा कर देंगे। फिर सिपाही विद्रोह में बेल्लोर विद्रोह होता है, ये भी चर्चा कर देंगे। और 1857 का महान विद्रोह का चर्चा कर देंगे, जो कहीं ना कहीं प्रारंभिक राष्ट्रवाद को क्या करता है, दिखाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वही इस समय के आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता या प्रकृति वही था, ये लोग स्थानीय थे, एक मुद्दे पर लड़ा गया था, हिंसक विद्रोह था, ब्रिटिश विरोधी भावना शामिल था, और ये जो विद्रोह लगभग जितने भी थे ये सब जो कहीं ना कहीं असफल श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ईयरली फेज के जो है ना राष्ट्रवाद का आपका क्या था, विकास की प्रक्रिया था, और कहीं ना कहीं यहाँ जो है ना भ्रूणावस्था या हम इसको
एम्ब्रॉय फेज में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, मैं इसको फ्लोचार्ट पॉइंट वाइज कर दिया हूँ। आप इसकी सिंपल इसमें ये लिख सकते हैं कि 1800 से लेकर 1885 तक जो है ना भारत का राष्ट्रवाद जो है घूर्णावस्था में था, और यहाँ पे जनजाति, किसान, सिपाही विद्रोह होता, और सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह जो कि राष्ट्रवाद की जो है ना प्रारंभिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। और ये सारे स्थानीय स्तर पे थे, एक मुद्दे पर लड़ा गया था, हिंसक था, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश विरोधी भावना भी इस सारे प्रारंभिक चरणों के आंदोलन में हमको दिखाई पड़ता है। बस एक इसमें इतना लिख देना है, क्योंकि आपको आंसर में सारे बात लिखना है। इसको अधिक हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं किसी को कम कर सकते हैं। आइए अगला सेकेंड फेज, मिडिल फेज, इसको मध्य चरण या 1880 से लेके 1919 या जब तक महात्मा गांधी देश में नहीं आ जाते हैं तब तक हम कह सकते हैं, या 1900 आप इसको 15 बोल सकते हैं। मतलब एक मोटा मोटी खाली में टाइम को डिवाइड कर दिया, बाकी कोई एग्जैक्ट इसका कुछ नहीं है, ठीक ना। आइए इसमें उदारवादी चरण 1880 से लेके 1905 तक, देखिए इसको भी 2 पार्ट में बांट दिए हैं। उदारवादी मतलब कि इसमें आपका जो है इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या होता है, सामाजिक आधार इनका क्या था, जमींदार थे, शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच था। दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, लोग क्या थे, जो शहर के उच्च क्लास के लोग थे, ठीक ना। ये लोग ब्रिटिश न्याय प्रियता में विश्वास करते, इनको लगता था कि नहीं ब्रिटिश जो भी करेंगे हमारे लिए बेहतर ही करेंगे, और ये लोग केवल संवैधानिक दायरों में रहकर ही जो है ना काम करना चाहते थे। मतलब कि ब्रिटिश का से कोई भी मांग करना ये लोग संवैधानिक दायरे में रहकर करते थे, प्रार्थना पत्र से करते थे, बातचीत के जरिए करना चाहते थे। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ये लोग आर्थिक नीतियों का क्या किया, आलोचना किया। याद कीजिए दादा भाई नेरोजी, दिनसा वाचा, ये लोग ने क्या किया, ये इस समय जो है ना कहीं जो हम ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति का आलोचना किया, जिससे हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या नहीं मिला, बल मिला। ये जो उदारवादी चरण के लोगों ने क्या किया, एक बेस तैयार किया, एक आधार तैयार किया आगे के आने वाले समय के लिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रमुख नेता कौन थे, दादा भाई नेरोजी, ये DBN क्या है, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, W.F. बनर्जी, ये लोग क्या थे, ये मॉडरेट फेज के क्या थे, नेता थे, या उदारवादी चरण के क्या थे, लोग नेता थे। और यहाँ एक देखिए बिपिन चंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 1855 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशवा काल था, मतलब बचपन का काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा और उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज क्या कर दिए, बो दिए। मतलब ये बेस तैयार हुआ, यहाँ बीज तैयार हुआ कि नहीं आगे जाके ये फल जो है ना अच्छा, ये जो वृक्ष जो है अच्छा फल क्या करेगा, देगा। ये कौन बोलते हैं, बिपिन चंद्र बोलते हैं। ये इस समय जो मॉडरेट जो लोग जो थे, जो इन लोगों ने एक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो एक बेस तैयार किया, इनका यही कहना है। आगे देखिए अब आएगा क्या, उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ये 1905 से लेकर लगभग 1919 नहीं, मतलब ये तो 1915 तक ही रहता है, क्योंकि 1916 में आपको पता है कि लखनऊ जब समझौता होता है तो फिर से गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए मोटा मोटी मैं टाइमलाइन लिखा, आप इसको चेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब देखिए ये जो उग्र राष्ट्रवाद, ये जो गर्मपंथी आखिर क्यों उदय हुआ, इनका उदय इसलिए हुआ क्योंकि जो पीछे के जो उदारवादी लोग थे ये अनुनय विनय करते थे ब्रिटिश से, संवैधानिक दायरे में रहकर मांग करते थे। यही बात इन उग्र राष्ट्रवादियों और गर्मपंथियों को पसंद नहीं आया, खास करके बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक ना, और लाला लाजपत राय को ये बात पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा नहीं, हमको ये अनुनय विनय करके हम संवैधानिक दायरे में रह के ब्रिटिश हमको कभी भिक्षा क्यों मांगेंगे, ये देश मेरा है, हमको स्वराज प्राप्ति करेंगे, चाहे हिंसा ही करना क्यों ना पड़े। तो वही यहाँ पे इन लोग का देखिए क्या मेनली सिस्टम था, क्या इनका विचारधारा था, क्या सोचते थे। इनका सामाजिक आधार शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे। मतलब कि ये लोग जैसे कि उदारवादी में तो मैक्सिमम बड़े क्लास के लोग थे, यहाँ लेकिन निम्न लोग हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर और विरासत से लोग प्रेरणा लेते थे कि नहीं हमारे अशोक वैसे थे, शिवाजी वैसे थे, मतलब कि उससे प्रेरणा लेकर देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। ब्रिटिश न्याय प्रियता में इनका कोई विश्वास नहीं था। ये लोग हमेशा ब्रिटिश को शक की निगाह से देखते थे। इन लोग का कहना था कि जब तक हम ब्रिटिश हमारे लिए कुछ नहीं है, इनको ऐसे उखाड़ फेंकना ही हम लोग के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। आगे भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग किया। इन लोग ने जो है ना क्या मांग किया, स्वराज की मांग किया। और आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे बहिष्कार, हिंसा का भी सहारा लेने को ये लोग क्या थे, तैयार थे।
प्रमुख नेता कौन थे? लाल पाल, वही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल थे, ध्यान रखिएगा। और इसी समय ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इनका क्या कहना है, स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना कोई उपयोगी उपलब्धि और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। मतलब ये स्वराज को लक्ष्य मान लें। देखिए कैसे हमारे देश में राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले कुछ और था, उदारवादी में कुछ और था, अभी ये लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्रवाद के विकास की सीढ़ी जो है ना धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आप ऐसे करके जो है ना सीढ़ी भी बना सकते हैं। ऐसे करके हमारे देश में कैसे राष्ट्रवाद का विकास, यहाँ आप प्रारंभिक चरण दिखा सकते हैं, यहाँ मॉडरेट दिखा सकते हैं, यहाँ एक्सट्रीमिस्ट दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्रांतिकारी दिखा सकते हैं, और टॉप में आप महात्मा गांधी या गांधीयन एरा को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्रिएटिविटी करने से आपको नंबर्स क्या मिलेंगे, ज़्यादा में। देखिए इसको बहुत ज़्यादा है मेंस में, आपको बहुत कुछ करने का। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, कितना बेहतर मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइए क्रांतिकारी चरण। देखिए क्रांतिकारी चरण को फिर देखिए हम दो पार्ट में बांट दिए हैं मोटा मोटी। देखिए 1907 से लेकर 1917 तक और 1925 से लेकर 1935 तक। देखिए इसमें देखिए सिंपल आपको पता चल जाए। देखिए इसमें क्या हुआ, इनका जो मेन देखिए क्या था थीम, वो लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा ब्रिटिश को आतंकित करना तथा भारतीयों के मनोमस्तिष्क से अंग्रेजों के शक्तिशाली एवं अजय होने की भय को क्या करना, दूर करना। ये लोग इस समय क्या करते हैं, खुदीराम बोस बम मार दिए, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी बम मार दिए, बदल ढींगरा बम मार दिए। मतलब यहाँ पे लोग व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश को भयभीत करना चाहते और देश में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना चाहते थे। और इस काल में आप देखिएगा अनुशीलन समिति बनेगा जो कि क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत बनेगा, बीडी सावरकर का बनेगा, फिर गदर आंदोलन होगा, भगत सिंह सब लोग आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे। ये सब कहीं ना कहीं ये सब क्रांतिकारी ही लोग थे जो भारत को एक दूसरे तरीके से आज़ाद करना चाहते हैं। हालांकि बाद में जो है ना भगत सिंह जो है ना हिंसा का रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर चल गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग जब स्टार्टिंग दौर में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा के ही लोग थे। आपको याद है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना क्या हुआ था, ये क्रांतिकारी संगठन था। आपको काकोरी हत्याकांड हुआ, ये भी कहीं ना क्रांतिकारी लोगों ने ही किया था। सैंडर्स हत्याकांड किसने किया, क्रांतिकारी लोगों ने ही किया। मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं, व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से लोगों को मार के देश में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जाए, बढ़ाया जाता। आप जो मैं बात बोलते जाता हूँ उसको आप नोट डाउन करके आप इसको और बेहतर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको पॉइंट वाइज अगर इतना भी लिखे सफिशिएंट है, मैं सिर्फ आपको और नॉलेज इन्हेंस के लिए बात बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस इन क्रांतिकारी के बारे में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्र सरकार की क्या है, स्थापना है। ये खुद डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में इतना अच्छी बात बोलते हैं, कथन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और खुद महात्मा गांधी भी बोलते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा कि इन क्रांतिकारियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। मतलब कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी जो चरण था हमारे देश में, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान था। आप ऐसे करके अगर एग्जाम में इस प्रश्न को लिखेंगे आपको नंबर क्या मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। हालांकि जिस साल ये प्रश्न पूछा था बीपीएससी 64 में, कई लोगों ने इसका आंसर लिखा ही नहीं था। अब आपका आएगा गांधी युग या राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष 1919 से लेकर 1947 तक। आपको इसमें लिखने का बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए इसमें सिंपल क्या क्या लिखना है। इसमें सबसे पहले बात मास मूवमेंट होता है, जन आंदोलन होता है, व्यापक क्षेत्र पूरे देश में विद्रोह मतलब आंदोलन होता है, सभी वर्गों की क्या होती है, भागीदारी होती है, बहिष्कार भी होता है, रचनात्मक कार्य भी होता है। और इसमें स्वराज की पहले मांग होती है असहयोग में, फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है सविनय अवज्ञा में, और अंतिम में तुम क्या करो, अंग्रेज भारत छोड़ो। मतलब इस तरह से गांधीयन एरा में चीज़ होता है। और यहाँ रणनीति क्या था, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी महात्मा गांधी की। मतलब पहले संघर्ष करो, अगर थक जाओ तो फिर रेस्ट कर लो और फिर से क्या करो, संघर्ष को याद कीजिए। असहयोग में
पहले संघर्ष किए, बीच में गांधी जी विद्रोह को वापस ले लिए, आंदोलन को वापस ले लिए, अब फिर से सभी क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी इस समय में, और सत्य और अहिंसा का तकनीक यहाँ गांधी जी ने क्या किया, इस्तेमाल किया है। तो कहने मतलब ये है, गांधी युगीन जो आपका जो मूवमेंट है उसका ये मेनली आपका क्या है, विशेषता है। इसमें जो है मेनली चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। और बाकी जो आप इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना अगर लिख दे आपका ये गांधी युगीन राष्ट्रवाद का विकास यहीं कहीं ना कहीं क्या होता है। और यह इसमें आप देखिए और भी बात लिख सकते हैं, गांधी जी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के मन से अंग्रेजों का भय क्या कर दिया, हमेशा के लिए दूर कर दिया। याद कीजिए चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने उनके कानून या उनके आज्ञाओं को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा, देश मेरा है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और सहयोग में याद कीजिए नमक कानून जब गांधी जी ने तोड़ा, सीधे उनके कानून को तोड़ दिया। और सहयोग में उनके किसी भी काम में हेल्प करने से क्या कर दिया, हमने मना कर दिए। इससे क्या हुआ, पूरे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गया, जग गया। गांधी जी आने से हमारे देश के राष्ट्रवाद का स्वरूप बिल्कुल ही बदल हो गया। क्या छात्र, क्या महिलाएं, क्या किसान, क्या मजदूर, सारे लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ गए और देश, पूरे देश के लोगों में एक नए राष्ट्र का भावना क्या हो गया, उदय हो गया। और इसी वजह से देश क्या हो पाया, आज़ाद हो पाया। तो आप इस तरह से चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे। हालांकि प्रश्न का मांग किया है, आलोचना भी करना है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जो ये राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है, इसका आप क्या आलोचना कर सकते हैं। देखिए आलोचना में अधिक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ फिर भी 2-3 पॉइंट लिख के आपको निकल जाना। देखिए इसमें सिंपल क्या लिखना है कि देखिए, जब गर्मपंथियों द्वारा भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार प्रसार से अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होने लगे। याद कीजिए बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी का उत्सव मनाया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है ना क्या किया था, गौरक्षा अभियान चला दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना दूसरे धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किया, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय खास करके जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा बहुत दूर हुए। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब सांप्रदायिकता भी बढ़ा और खिलाफत मुद्दे पर गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन शुरू कर दिया था और सहयोग। और यही बाद में जाके द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या हो गया, बन गया था, और देश का कहीं ना कहीं विभाजन भी झेलना पड़ा। आगे आप देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा में मुस्लिम और निम्न जाति के लोगों ने भी भाग नहीं लिया था। तो आप ये और भी 3-4 पॉइंट जो है ना आप मिला जुला के लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में जो है ना कुछ ऐसे मतलब कि गलतियां रही जहां कहीं ना कहीं देश जो है 2 भागों में टूट गया। और सबसे दुखदायी बात तो भारत का विभाजन ही था, और कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया में ये सब चीज़ हुआ। तो आप ऐसे करके बातों को थोड़ा 3-4 पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आपकी आलोचना हो जाएगा। लेकिन आपको आलोचना ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट ही करना है, क्योंकि राष्ट्रवाद है ना उसके में तो आपको अधिक निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, तब निष्कर्षतः आप मिला जुला के क्या कह सकते हैं, यही बात कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास क्रमिक रूप से हुआ, जिसका आधार ब्रिटिश शोषणात्मक नीति था, तथा इसी राष्ट्रवादी भावना ने भारत को ब्रिटिश शासन की 200 वर्षों की गुलामी से क्या किया, आज़ाद कराया। तो आप अगर इस तरह के इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं जो ये आपको बताया ये जो फॉर्मेट आंसर का, इसमें मैंने कई जगह स्टेटमेंट या कथन यूज किया। देखिए मेरा सिंपल सा, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो आंसर हो औरों से बेहतर हो। और इसमें जब तक आप स्टेटमेंट या कथन या कोटेशन यूज नहीं करें तो आपका आंसर अच्छा नहीं हो। क्योंकि देखिए आंसर तो सब लोग लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर सब लोग लिखें, लेकिन आपका आंसर कितना बेहतर हो, इंट्रोडक्शन कैसा हो, मेन बॉडी पार्ट कैसा हो, कैसा निष्कर्ष लिखा है, ये सब बात अगर फोकस कीजिएगा तो आपका आंसर काफ़ी क्या होगा, बेहतर होगा। ये जो टॉपिक मैं भी पढ़ाया ये कंप्लीट जो है ना आपका, अब ये जो है ना आपका इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं शुरू आपको बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप इसमें जवाब देने के लायक रहिएगा। आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम का बुक है तो वहाँ जाके देखिएगा कि उसमें एक चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे से उन्होंने फेज वाइज बता दिया है। अगर आपके पास, अगर देखिए उसको पढ़ने से आपको पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, तो इसलिए थोड़ा उसको ना एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा। बाकी जो ये मैं अभी आपको नोट्स बताया हूँ, इस नोट्स को जो है ना आपको नोट डाउन कर लेना है, और नोट डाउन करने के बाद जिनको आंसर लिखना है वो आंसर लिख कर जो है ना हमको भेजेंगे। और आपको मेरा नंबर जो मैं बोल देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है 8754
50920419 इस पे अपना आंसर लिख कर हमको भेजेंगे या हमको हाई लिख कर भेजेंगे, आपको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे। और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए। और अभी तक मेरा एक टेस्ट भी हो चुका है, पूरा हिस्ट्री में हाफ टेस्ट में 12 जून संडे को लिया था, उसमें कई लोगों ने भाग लिया था। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम और मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और कुछ दिन के बाद टेस्ट प्रोग्राम भी चलाता हूँ, आप उसमें भाग लीजिए, आंसर लिखिए। अभी बीपीएससी पीटी 67 होने में था, अभी टाइम तो आया नहीं, जब आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन तत्काल अभी आप लोग मेंस कीजिए। और मैं एक बात ये भी बोला, जिनका अगर पीटी में 100 से कम स्कोर आ रहा है वो मेंस पीटी भी पढ़ा है, लेकिन जिसका 100 से प्लस स्कोर है वो थोड़ा सा मेंस पे फोकस कर सकते हैं। बाकी जो बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि सर जो है ना ऑडिटर के लिए जो ना सेकेंड पेपर जीएस का करा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर दिया जाए, बाकी कुछ करंट का भी सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक ना। तब तक जितना मैं करा रहा हूँ उतना कीजिए, ठीक ना। बाकी समय के साथ मैं सब कुछ करा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। जो भी टॉपिक जीएस पेपर फर्स्ट जीएस सेकंड का वो सारा मैं जो है ना आपको इसी तरह का नोट्स बना के प्रोवाइड कर दूंगा। और इनका इंग्लिश मीडियम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, मैं पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। और सबका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख लीजिए, जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।